मंचस्थ सभी सम्मानित अतिथिगण, इस कार्यक्रम के आयोजक भाई गोपाल बस्सी, भाई खटाना, क्या नाम, विक्रम खटाना, कार्यक्रम में उपस्थित जयपुर और आसपास के गांवों से आए हुए सभी महानुभाव, नौजवान मित्रों, कार्यक्रम में उपस्थित बेटियां, आज महान स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक जी की जयंती है। मैं इस अवसर की आप सबको बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा। और इस मौके पर आप लोगों ने राज्य भर की प्रतिभाओं को सम्मानित करने का कार्यक्रम रखा है और इसके साथ गुर्जर आरक्षण आंदोलन के शहीदों के परिवारों को भी यहां सम्मानित करने का कार्यक्रम रखा है। मैं इसके लिए भी आप सबको धन्यवाद दूंगा, साधुवाद दूंगा। विजय सिंह पथिक जी और उनका जीवन, मुझे इस पर बहुत अधिक बात आप लोगों से नहीं करनी। सामान्य तौर पर कोई भी व्यक्ति विजय सिंह जी के जीवन के बारे में जानकारी हासिल करना चाहेगा, गूगल पे जाएगा, चैट जीपीटी पे जाएगा और छोटी सी जानकारी भारत के स्वाधीनता संग्राम के महान स्वतंत्रता सेनानी, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के एक गांव में पैदा हुए और राजस्थान के बिजोलिया में ऊपरमाल किसान आंदोलन की अगुवाई की। इतना छोटा परिचय नहीं है। ऊपरमाल बिजोलिया आंदोलन इस मुल्क की आजादी की लड़ाई को दिशा देने वाला आंदोलन बन गया। और यह मैं नहीं कह रहा, उस बिजोलिया के ऊपरमाल आंदोलन ने देश के जनमानस को जिस तरीके से आंदोलित किया, उद्वेलित किया और सरकारों को घुटने टेकने पर मुगल सल्तनत और तत्समय के राजा महाराजाओं को घुटने टेक कर न जाने कितने थोपे गए करों को वापस लेने के लिए मजबूर किया, तब इस भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने निजी सचिव को भेजा कि जाओ और बिजोलिया आंदोलन का अध्ययन करके आइए। इस मुल्क को आजादी की लड़ाई में ऐसे समग्र आंदोलन की जरूरत है जिस प्रकार की आग बिजोलिया की धरती पर धधती है। सारे देश में इस प्रकार के रचनात्मक विरोध की जरूरत है। आज ऐसा महान सपूत, उसकी जयंती के अवसर पर हम सब लोग इकट्ठा हैं, तो फिर ये क्यों जयंती के रूप में नहीं? महापुरुषों की जयंती, महानायकों की जयंती केवल जन्मदिन मनाने का अवसर नहीं होता, एक संकल्प का दिन होता है, एक प्रेरणा का दिन होता है। और यहां उपस्थित सारे नौजवान एक संकल्प के रूप में, एक प्रेरणा के रूप में इस जन्मदिन को मनाने का काम करें। संकल्प कैसा? अभी मैं देख रहा था बहुत सारे
दो एक वक्ता भाई हमारा गोपाल बस्सी और संचालक जो भी बात कर रहे थे, भाई यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष ओम प्रकाश जी, सबके शब्दों में एक पीड़ा थी और बार बार मेरे नाम को जोड़कर गुर्जर आंदोलन की चर्चा कर रहे थे। तब मैं मेरे सामने बैठी हुई नौजवान पीढ़ी से सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मेरे नाम को जोड़कर गुर्जर आंदोलन में क्या उपलब्धि थी, क्या काम था, उस पर चर्चा करने की आवश्यकता रही। चर्चा करने की आवश्यकता कि अगर आजादी के 75 साल बाद इस मुल्क की प्रशासनिक व्यवस्था का वो तबका जिसकी भागीदारी शून्य से कुछ अधिक है, शून्य से कुछ अधिक, एक नहीं, वो खड़ा होकर कहे मेरे साथ न्याय चाहिए, आजादी की इस विकास यात्रा में इंसाफ चाहिए। और ऐसा लगता है कि 75 साल के 70 साल के इस कालखंड में सरकारों ने मेरी मौन को, मेरी चुप्पी को, मेरी परेशानी को, मेरा कमजोरी समझकर मुझे नजरअंदाज करने का प्रयास किया है। अब मुझे स्वयं को जागना पड़ेगा और अपने लिए न्याय और इंसाफ मांगने के लिए एक व्यक्ति खड़ा हो, न्याय के बदले गोली मिले, न्याय के बदले मौत मिले। क्या ये गंभीर सवाल हमारे सामने नहीं? क्या इस प्रकार की गंभीर चुनौतियां और गंभीर सवालों के सारे समाधान आज हमारे सामने हो चुके? और अगर नहीं हुए तो फिर मेरे सामने बैठी हुई नौजवान पीढ़ी से कहना चाहता हूं कि अगर आपके सफलता के पायदान तय करने की सीढ़ी अगर गुर्जर आरक्षण आंदोलन बना है तो उसकी बुनियाद में 76 लोगों की शहादत है। आज उन शहादत से प्रेरणा ले, मेरे भविष्य की बुनियाद के निर्माण के लिए राजस्थान के 76 लोगों ने बलिदान कर दिया। और केवल प्रेरणा नहीं लेनी, प्रेरणा लेकर अपनी संकल्प शक्ति को प्रचंड करना है। जब तक उन शहीदों की शहादत के मुताबिक समाज का निर्माण नहीं हो जाता, समाज का वैसा विकसित चेहरा नहीं बन जाता। उन्होंने तो अपना बलिदान प्राणों का दिया है, मैं श्रम और शक्ति का नियोजन करूंगा, अपनी ताकत के साथ समाज के निर्माण के काम को आगे बढ़ाऊंगा। यह संकल्प धारण करने की आवश्यकता है। कभी कभी मैं कहता हूं लोगों से, अगर आरक्षण के आधार पर आप लोग आज कोई डॉक्टर बना है, कोई इंजीनियर बना है, कोई आरएस अफसर बना है, कोई आरपीएस अफसर बना है, तो आपकी बनावट में नैनवा के जैतपुर के मांगीलाल की शहादत का योगदान है। गोली खाई है उसने आपके निर्माण में। और मैं इससे भी बढ़कर एक बात कहना चाहता हूं, मैं नौजवानों के बीच में जाता हूं, कई लोग जाते हैं, आमतौर पर कभी जवानों की मीटिंग और सभा होती है तो यह सवाल आम होता है भाषणों में, नौजवान देश का भविष्य है, कल का भविष्य है, आने वाला कल तुम्हारा है। तब मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, कल अगर आपका भविष्य है, कल का भारत आप हो, तो कल का भारत कैसा होना चाहिए? कल के भारत का मूल्यांकन ये बड़ी बड़ी बहुमंजिला इमारतों से, विकास की तेज रफ्तार से न केवल नहीं, कल के भारत की मंजिल का निर्माण का जो मूल्यांकन होगा वो आपके चाल चरित्र चेहरे से होगा कि कल की आने वाली पीढ़ी कितनी चरित्रवान पीढ़ी है, कितनी मूल्यवान पीढ़ी है, कितनी सद चरित्र पर चलने वाली पीढ़ी है। तब फिर आपको यह भी तय करना पड़ेगा कि अगर मैं जैसा बनूंगा वैसा भारत बनेगा, तो फिर मुझे बनाने
में किन किन का योगदान है, उस योगदान को सजाकर चलूंगा, सहेज कर चलूंगा, उसका मूल्यांकन करके चलूंगा और अपने भविष्य के कामकाज की रूपरेखा तय करूंगा। तब शहादतों का दर्जा तो बहुत ऊंचा। लेकिन मैं कभी कभी कई आईएएस अफसरों से भी ये बात सवाल खड़ा करता हूं और आज आपके सामने भी छोड़ रहा हूं। कल अगर आप में से कोई आईएएस अफसर बनेगा, आईपीएस बनेगा, आरएस बनेगा, आरपीएस अफसर बनेगा, डॉक्टर, इंजीनियर बनेगा, तो आपके निर्माण की पृष्ठभूमि में इस देश के साधारण मजदूर का योगदान है। इस समाज के एक एक गरीब व्यक्ति का योगदान है। और जब मैं ये सवाल खड़ा करता हूं तो नौजवान पीढ़ी विचलित होती है। मुझे मेरे मां बाप ने पढ़ाया, कैसे देश के गरीब व्यक्ति का योगदान बन जाता है। मैं बहुत जिम्मेदारी से आज आप लोगों से कहता हूं, इस भारत की जितनी भी शिक्षा की मंजिलें, इमारतें हैं जिनमें बैठकर आप एजुकेशन प्राप्त कर रहे हो, जो पढ़ाने वाले टीचर की तनख्वाह से लेकर आपके संसाधनों तक एक एक चीज जिस सरकार के पैसे से आती है, सुबह जाकर शाम को कमाकर लेकर आने वाले मजदूर की अगर 50 पैसे की बीड़ी का बंडल खरीद के लाता है, 2 रुपए की नमक की थैली और 1 रुपए का कोई साधारण सामान भी खरीद कर लाता है, तो 5 पैसे से 18 पैसे का टैक्स देकर आता है। वो टैक्स सरकार के खजाने में जाता है। उस खजाने से आपको पढ़ाने वाले की तनख्वाह जाती है। उस खजाने से जिस बिल्डिंग में करोड़ों रुपए की बिल्डिंग में, अरबों रुपए के संसाधनों में आपने अपने आप का सर्जन किया है, निर्माण किया है पढ़कर, वो सब उस गरीब मजदूर की भी मेहनत की कमाई का हिस्सा उसमें है। और इसीलिए आपके निर्माण में एक एक व्यक्ति का हिस्सा है, एक एक व्यक्ति का हिस्सा। और जब आप मुकाम पर पहुंच जाए तब आपके पास कल्पना होनी चाहिए, मेरे निर्माण में इस मुल्क के एक एक व्यक्ति का योगदान है, गरीब का, मजदूर का, साधारण से साधारण व्यक्ति का। तब मेरी जिम्मेदारी उसके जीवन में बदलाव लाने की, उसके लिए कुछ कर गुजरने की। मैं कई बार सामान्य तौर पर देखता हूं, मेरे सामने भविष्य की पीढ़ी बैठी है, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, नौजवान छोरे कलेक्टर बनकर आ जाते हैं और गरीब आदमी दफ्तरों के चक्कर लगाते लगाते महीनों तक नहीं मिल पाते। ये इस देश की दुर्भाग्य है, इस दुर्भाग्य की विडंबना है, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति जिनके सहयोग से हमारा निर्माण। क्या कोई कलेक्टर अपने पैसे पर संसाधन जुटाकर बहुमंजिला इमारतें खड़ी करके, अध्यापकों का निर्माण करके, उनको संसाधन जुटाकर एक विद्यालय चलाकर अपने आप को पढ़ा लिखाकर, आरपीएससी के भी सारे संसाधन, न जाने कितने सरकारी संसाधन, इनके बिना, इनके अभाव में कोई कलेक्टर बन सकता है, कोई एसपी बन सकता है। और अगर ये आधार है, जरूरी है, तो इनमें तुम्हारी जितनी हिस्सेदारी है, साधारण मजदूर की भी हिस्सेदारी है। और इसीलिए मैं आज बहुत जिम्मेदारी से नौजवान विद्यार्थी बंधु आप लोगों से कहना चाहता हूं कि ये संकल्प का दिन है, तो ये प्रेरणा का भी दिन है। क्या मैं जवान पीढ़ी से कह सकता हूं कि हमने सारी चुनौतियों से पार पा ली? तब उस महान मनीषी विजय सिंह पथिक के जन्मदिन पर यह संकल्प हम लोग धारण करें। बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने, क्या स्थिति आज भी हमारी? बहुत सारे लोग इस मंच से अभी गाने वाले भी कह रहे थे, भाषण करने वाले भी कह रहे थे, भाई गोपाल बसी भी कह रहे थे, आज भी केवल हम आरक्षण के आधार पर चंद पदों को हासिल करने वाले लोग बन गए। लेकिन शासन प्रशासन में हमारी भागीदारी क्या हालात है आज? इस राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ है। इस राजस्थान की इतनी बड़ी कम्युनिटी और राजस्थान के मंत्रिमंडल में एक राज्य मंत्री में संतोष करना पड़ रहा है। और राज्य मंत्री भी स्वतंत्र परिवार में, राज्य मंत्री भी इंडिपेंडेंट नहीं। ऐसी दुर्गति इस राजस्थान के इतिहास में इस कौम की कभी भी नहीं हुई। और मैं तो कभी कभी कहता हूं, जवाहर जी बैरम, अगर आप इस कौम के नाम पर मंत्री बनाए गए हो, अपनी योग्यता से, अपने पराक्रम से, अपनी क्षमता से बनाए गए हो, तो मुझे कुछ नहीं कहना।
अगर आपको इस कौम के कोठे में इस कौम के नाम पर मंत्री बनाया है तो अपना इतना बड़ा अपमान बर्दाश्त मत करिए, ठोकर मारकर बाहर आइए। मेरी कौम केवल इतना सा पाने के पात्र नहीं है, ये उसके साथ अन्याय है, उसका अपमान है। लेकिन हमारी स्थिति क्या है? मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं, मैंने बहुत बड़े गुर्जर आरक्षण आंदोलन के बहुत सारे कड़े अनुभव मेरे साथ है। मैं कोई आंदोलन का अगुवा नहीं, न मैंने आंदोलन को चालू किया, न मैंने कभी इस प्रकार का दावा किया है कि मैं गुर्जर आरक्षण आंदोलन का अगुवा था और मैंने उस आंदोलन को चलाया है या उस आंदोलन को शुरू किया है। मुझे उस आंदोलन की वो गहरी सच्चाइयां याद है जब जानवरों की तरह लाशें सड़कों पर बिछा दी गई और राजस्थान के राजनीतिक परिदृश्य में सब लोगों ने मौन धारण कर लिया, कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब मुझे बोलना पड़ा कि सरकार ये न समझे कि ये जो लाशें पड़ी है ये कोई नेक्सलाइट की लाशें है या अनाथों की लाशें है। कोई कुचलकर, कोई लाशें बिछाकर कोई आसानी से इस चीज को पचा पाएगा, कोई बर्दाश्त कर पाएगा? सरकार इस बात के मुगालते को छोड़ दे। और तब मुझे मजबूरी में इसके आंदोलन का हिस्सा बनना पड़ा। और उस हिस्सा बनने के बाद तो मैंने बहुत सारी कड़वी सच्चाइयां इस आंदोलन की देखी है। मित्रों, आज इस सार्वजनिक मंचों से मैं बात करूंगा तो बहुत सारी चीजें मिटने की ओर जाएंगी और मैं इतिहास की जो सच्ची झूठी कहानियां बन गई है उनको मिटाना नहीं चाहता। मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं, बहुत जिम्मेदारी से। बहुत गोपाल बस्सी भी बोल रहे थे और यूथ कांग्रेस के ओम प्रकाश भी बोल रहे थे, प्रहलाद गुंजल अपना राजनीतिक अस्तित्व दांव पर लगाकर आ गया। प्रहलाद गुंजल अगर राजनीतिक अस्तित्व दांव पर नहीं लगाता तो आप अंदाजा कर लीजिए। मैंने उस दृश्य को देखा है कि इस मुल्क में, इस राजस्थान में अगर कोई एक व्यक्ति शराब का बले किया, शराब का बले, जो पुलिस के रिकॉर्ड में सम्मानित नाम से भी नहीं बोला जावे, धारा सिंह उर्फ धारिया मारा जावे, तो राजस्थान पुलिस का सबसे ताकतवर एडीजी और सबसे ताकतवर मंत्री जेल की हवालात के पीछे पहुंच जावे। और एक व्यक्ति समुदाय विशेष का जो राजस्थान से न जाने कितने करोड़ों रुपए की फिरौती उगाता होगा, वो अगर पुलिस के एनकाउंटर में मारा जावे तो न जाने किन किन के गिरबान तक उसकी आंच आ जाए। जयपुर दिल्ली की सरकारें समान विचार की न हो तो किन किन मंत्रियों को हवालात की हवा खानी पड़ जावे, इसका अंदाजा नहीं। मेरी कौम के 72 बच्चों को सड़कों पर लाशों की तरह बिछा दिया, कोई बोलने वाला नहीं, हेड कांस्टेबल तक के खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं। और आज भी इंक्वायरी, तब समझौते की टेबल पर हार कर अपमानजनक फैसला करके आने के बाद मुझे यह पीड़ा उठाना पड़ा। मैं इस कौम के साथ हुए अन्याय का हिसाब किताब चुकाऊंगा और मेरा हिसाब किताब तो केवल इसमें पूरा हो जाएगा जिस सरकार ने यह काम किया है। हम 2008 के चुनाव में उस सरकार को रुखसत कर देंगे, राजस्थान की सत्ता से बेदखल कर देंगे और आप लोगों के सहयोग से हम उसमें कामयाब हैं। लेकिन मुझे तकलीफ है कि मैं उस सरकार के खिलाफ खड़ा था जिसका मैं हिस्सा था और जो लोग आपकी अगुवाई कर रहे थे वो उसी ट्रक में बैठकर दिल्ली जयपुर की यात्रा का टिकट लेकर अपना भविष्य तलाशने के लिए लग गए थे। ये जो परिस्थितियां हैं, मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलूं। ये जो परिस्थितियां, इन परिस्थितियों ने सत्यानाश कर दिया और मैं 1 साल तक पूरे राजस्थान नहीं, आधे हिंदुस्तान के इस समाज के एक एक व्यक्ति को जगाता रहा, एक एक व्यक्ति को जगाता रहा। उठो, उस शहादत को बेकार मत जाने दो। अगर 72 चिताओं की अग्नि भी आपके हृदय को पिघला नहीं सकती, उसको धक्का नहीं सकती, तो फिर ये बलिदान बार बार इतिहास में दर्ज नहीं होंगे। उठो, जागो राजस्थान के लोगों। तब मैंने राजस्थान ही नहीं, हिंदुस्तान के कोने कोने को जगाया कि अगर 72 चिताओं की अग्नि आपके मन को तपन नहीं दे सकती, आपके हृदय को पिघला नहीं दे सकती, आग धधका नहीं सकती, तो फिर मान करके चलिए आपसे बड़ा मुर्दा इंसान इस मुल्क में कोई दूसरा हो नहीं सकता। तब मुझे राजस्थान के कोने कोने में हजारों लाखों लोग इकट्ठे करके इस सरकार की नींद हराम करनी पड़ी और ये मान करके चलना, दुनिया के 14 देशों की आजादी, 18 देशों की आजादी किस किस के खाते बंदी हुई होगी, लेकिन हिटलर ने जब लड़ाई प्रारंभ की थी और विश्व युद्ध का परिणाम आया था
तो चर्चिल की यह स्थिति हो गई थी कि ताजा गोश्त पड़ा था, उठकर खाने के लिए शरीर में सामर्थ्य नहीं था। और आजादी का जश्न मनाने वाले ब्रिटेन के नागरिक सुबह अगर मुंह का धोकर लोटा से गर्म पानी से मुंह धोकर बाहर निकलने को तैयार थे तो घर में गमछा नहीं था, और किसी के पास गमछा था तो गर्म पानी का लोटा नसीब नहीं था। ये जर्जर स्थिति चर्चिल की, हिटलर ने की, तब दुनिया के 14 देशों की आजादी का रास्ता बना। ये प्रहलाद गुंजल लठ लेकर सरकार के पीछे पड़ा, एक दिन चैन से नहीं बैठने दिया। पीछा छुड़ाने के लिए मजबूरी में इस सरकार को समझौता करके 5% का रास्ता निकालना पड़ा। मुझे तो कह ही सकता है, मुझे तो 3 जून की वो दुर्भाग्यपूर्ण 2 जून की और 3 जून की सुबह की दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां याद है, जब दिल्ली में इस प्रकार का, तब मैंने इस आंदोलन के अगुआ को कहा था मौन धारण कर लो, कल चिट्ठी जाएगी नहीं तो सरकार जाएगी। दिल्ली में फैसला हो गया है अटल जी के घर पर, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हूं। तब मुझे सुबह पता चला कि वो चट्टान जो हमारी दौसा में बैठी हुई थी वो हिलकर जयपुर में आ गई। चिट्ठी जाती या सरकार जाती तो मुल्क के इतिहास में हजारों सालों तक दर्ज होता, हमारे आंदोलन ने सरकार किया, सरकार किया। यह भी एक इतिहास में। लेकिन आज उन चीजों को दोहराने का, उनको कहने का, मैंने कहा मैं इतनी कड़वी सच्चाइयां जानता हूं, इससे भी बहुत बड़ी कड़वी सच्चाइयां जानता हूं मैं, जिसको अगर सार्वजनिक करूंगा तो बहुत गलत बातें हो जाएगी। और मैं किसी पटरी पर चलने वाली बातों को पटरी से उतारना नहीं चाहता, लेकिन जिम्मेदारी से जवानों आज आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप लोगों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। आप भारत का भविष्य है, समाज का भविष्य, नौजवान। और नौजवान अपना मतलब समझ ले, नौजवान जिसको युवा कहा गया है, वायु के वेग को पलट दे, वायु का विलोम युवा, जिसके पास हवा के वेग को पलटने की ताकत हो। अब हवा का वेग पलटने की ताकत, आज हवा का वेग न राजनीति में, न सामाजिक व्यवस्था में, न किसी में हमारे अनुकूल नहीं है। उस हवा के वेग को ताकत से अगर कोई पलट सकता है तो वो ताकत तुम्हारे पास है, नौजवान के पास है, युवा के पास है। और इसीलिए मैं आज आपसे कह रहा हूं कि जाओ सारी दुनिया के इतिहास को उठाकर देखो। अपने आप को नौजवान केवल इस बात के लिए मत समझो कि मैं 18 साल का हो गया हूं, 25 साल तक मुझे नौकरी मिल जाएगी, मैंने बहुत अच्छी तैयारी कर ली है और मेरे जवान होने का मकसद हो जाएगा, मैं एक अच्छा खासा परिवार बनाकर अपने जीवन को जीने लग जाऊंगा। नौजवान का मतलब है विचारों से नौजवान, संवेदनशील जवान, इस मुल्क के हक में लड़ने वाला, वैचारिक चिंतन करने वाला नौजवान। तब मैं आप लोगों से कहता हूं, जाओ दुनिया में जितने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिवर्तन हुए हैं, जितनी सामाजिक क्रांतियां हुई है, उनके इतिहास को उठाकर देखो, इतिहास के पन्नों को फड़फड़ा कर देखो। कोई इतिहास नहीं जिसके एक एक पन्ने पर नौजवान की शहादत की गंध नहीं आती हो, उसके खून के छींटे, उसके बलिदान के छींटे, उसके बलिदान की गाथा उन इतिहासों के पन्नों में, सारी दुनिया के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिवर्तनों में। और मैं तो कहता हूं आप लोगों से, आप लोगों ने, मैंने मेरे जीवन में 2 राजनीतिक आंदोलन बड़े देखे जो सत्ता के बदलाव का आधार बने। जयप्रकाश नारायण का आंदोलन जिसने इमरजेंसी के बाद सत्ता को बदल दिया, 2012 का अन्ना हजारे का आंदोलन जिसने यूपीए की सरकार को बदल कर रख दिया। दोनों आंदोलनों का आधार केवल और केवल नौजवान था। पटना के मगध विश्वविद्यालय में पटना के जयप्रकाश नारायण ने जनसभा करते हुए समग्र बदलाव की घोषणा की और तब देश के नौजवानों को आह्वान किया, अब उठो नौजवान, अब समय आ गया जब देश की राजनीतिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करना है, समग्र बदलाव लाना है। और हमने देखा दिल्ली की धरती पर अन्ना हजारे के आह्वान पर छोटा छोटा नौजवान मैं अन्ना हूं की तख्तियां लटकाकर देश का सड़कों पर आ गया।
तब मैं मेरे सामने बैठे हुए नौजवानों से इतना सा कहना चाहता हूं, मैं जेपी और अन्ना की हैसियत का व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन मैं आप लोगों से इतना कहना चाहता हूं, आप भी अपने आप को जवान होने का एहसास करिए। वो एहसास आपको ताकत देगा, वो बुलंदी देगा चट्टान की तरह टकराने की, वो हौसला और हिम्मत देगा अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ने की, वो ताकत देगा। संपूर्ण रूप से अगर कोई चुनौतियां हमारे सामने खड़ी है तो उन चुनौतियों से लड़कर उनको ढहा देने की बस एक एहसास लाइए मन में, मैं नौजवान हूं, मैं युवा शक्ति हूं, युवा तरुणाई हूं और देश के भविष्य का निर्माण मेरे कंधों पर है, देश की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। कल का भारत, उसका मूल्यांकन मेरे चाल चरित्र चेहरे से होने वाला है। कल के भारत का सही सही मूल्यांकन, रेखांकन जो है मेरे कर्म से होने वाला है और इसीलिए मुझे कर्मनिष्ठ योद्धा बनना है। मैं तो कई बार नौजवानों से कहना चाहता हूं, आखिर हिंदुस्तान के नौजवान को कौन सा सांप सूंघ गया है? अभी पिछले दिनों जैन जी के नाम से कई देशों में आंदोलन हुए, सत्ता के तख्त पलट दिए, सत्ता के तख्त। मैं उस तरीके की अराजकता के लिए आज आप लोगों को मैं न तो संबोधित करना चाहता, न उकसाना चाहता हूं, ऐसी अराजकता पैदा कर दो। लेकिन जैन जी जैसा आत्मविश्वास कि अगर कहीं पर अन्याय है, अत्याचार है, तो सर्च, स्क्रॉल, शेयर और बुलंदी की आवाज खड़ी कर दो कि अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं बहुत जिम्मेदारी से आप लोगों से, बहुत चुनौतियां हमारे सामने, बहुत चुनौतियां, और इसीलिए अपने अपने भविष्य के निर्माण के साथ साथ समाज के बारे में चिंतन करते हुए चले। और मैं इससे भी बढ़कर एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं, सारे लोग आरक्षण की 5% की बैसाखी से व्यवस्था का हिस्सा नहीं बनने वाले, और इसलिए अपने अंदर की सारी प्रतिभा को जगाने का प्रयास करो। उसको जितनी भी संचित क्षमता आपके अंदर है उसको जगाने का प्रयास करो और स्वामी विवेकानंद के उस अटूट वाक्य को, अचूक वाक्य को अपने मन में, अंतर्मन में दोहराने का प्रयास करो। उठो, जागो और आगे बढ़ो, तब तक बढ़ो, तब चलते रहो, तब तक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लो। और लक्ष्य खाली नौकरी नहीं, लक्ष्य मुझे मेरे समाज का सारा चेहरा मोहरा बदलना है। मुझे मेरे समाज के सामने व्याप्त चुनौतियों को समाप्त करके मजबूत शासन की सारी व्यवस्था में हिस्सेदारी बनाने का रास्ता बनाना है। इसके लिए मुझे काम करना है। इस दिशा में आप लोगों को विचार करके आगे बढ़ना होगा, और जब इस दिशा में विचार करेंगे तो जरूरी नहीं आप आईएएस बनो। मैं कई बार लोगों से कहता हूं, कोटा में पूरे राजस्थान भर का बच्चा पढ़ने आता है, मेरे पास तो कई लोग आते हैं, मैं फीस में भी मदद करवा देता हूं लोगों को, कुछ राहत कराता हूं राजस्थान भर के लोगों को। लेकिन मैं तभी उनसे एक बात कहता हूं, कोई जरूरी नहीं है कि आपका कैरियर आईआईटी में हो या कोई मेडिकल में हो, सीपीएमटी में हो। अब आप अपने आप को नोटिस करिए, जो कुछ आपके अंदर छिपा है उसको निकालिए। कौन सी आईआईटी की परीक्षा पास की सचिन तेंदुलकर ने, लेकिन उसने अंदर के छुपे क्रिकेट की प्रतिभा को डेवलप किया और क्रिकेट का भगवान बन गया। कौन सी संगीत की अकादमी की डिग्रियां विश्व से लेकर लता मंगेशकर आई होंगी, लेकिन अपने अंदर छुपी संगीत की विधा को उन्होंने डेवलप किया और दुनिया की स्वर सामग्री बन गई। इस प्रकार आपके अंदर एक गुफी पेंटल आता है, अपने हाथ की कला को निखारता है, सारा संसार उसको वैश्विक प्रतिभा के रूप में याद करता है। अलग अलग क्षेत्रों में जो कुछ आपके अंदर छिपा है उसको डेवलप करते हुए चले जाइए। मैंने तो कई छोटे छोटे कलाकार छोटे छोटे मंचों पर ऐसे देखे हैं जिन्होंने धीरे धीरे अपनी प्रतिभा को निखारते निखारते बड़े वैश्विक मंचों का हिस्सा बन गए। और इसीलिए सच्चे अर्थों में जो कुछ कला आपके पास है, जिसमें आपका मन है, जिसमें आपकी रुचि है, उसमें आप निपुणता हासिल करिए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं वो आपके कैरियर का रास्ता बनने वाली है, आपके कैरियर का रास्ता बनने वाली है। और इसीलिए मैं इस अवसर पर तमाम सारी टीम को, ये जो आपका प्रतिभाओं का सम्मान किया है, पुरस्कार किया है, ये सम्मान और पुरस्कार आपका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, आपका मनोबल बढ़ाने के लिए, और मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ाने के साथ साथ आपके मन में एक जिम्मेदारी का भाव पैदा करने के लिए
मैंने पढ़ाई की, मेरा मुकाम बना और उस मुकाम के लिए मुझे समाज ने सम्मानित किया। समाज के लिए मेरा उत्तरदायित्व तो बनता है, मैं भी तो कुछ करूं समाज के लिए, कुछ हासिल करके। ये विचार इस प्रकार के समारोह से हमको हासिल करने चाहिए। मैं बहुत जिम्मेदारी से नौजवानों से कहना चाहता हूं। अभी भाई गा रहे थे कि पैसे वाला अब की बार हार जाएगा। मैं मेरे सामने बैठे हुए मैं चाहता हूं, साधारण कच्ची बस्ती के लोगों से भी कहता हूं, देश भर के नौजवानों से मैं कई बार आह्वान करता हूं कि आखिर ये मुल्क में कौन सी संस्कृति पैदा हो गई। केस फॉर वोट। भारत के प्रधानमंत्री एक तरफ तो 2019 में दावा करे 2020-22 तक हम हिंदुस्तान के किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, और 2024 के चुनाव में कहे हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं राशनिंग के तरीके से बांटते हैं। यानी 80 करोड़ लोग सरकार की खैरात पर जिंदा है। जो सरकार की खैरात पर जिंदा है, उन लोगों की मजबूरी और लाचारी को खरीद कर अगर वोटों का सौदा होने लग जाएगा तो भारत के प्रजातंत्र के माथे पर कलंक का टीका लग जाएगा। वोट ईमान है, भरोसा है, वोट विश्वास है। विश्व गुरु की बात करने वाले लोग समाज के ईमान का, विश्वास का, भरोसे का सौदा करने लग जाए, और जिस समाज में भरोसा ईमान बिकने लग जाए वो समाज गिर जाएगा। जो समाज गिर जाएगा वो समाज देश को विश्व गुरु नहीं बना सकता। क्या समाज को गिरते हुए देखना भारत का नौजवान बर्दाश्त कर सकता? क्या समाज को गिरते हुए रास्ते पर जाने से बचाने का काम विरोधी राजनीतिक दलों का मात्र बचा? इस मुल्क के एक एक आदमी की, एक एक नौजवान की जिम्मेदारी बनती है। कोई भी दल हो, सत्तासीन हो, विरोधी हो, अगर राजनीति में अनैतिक तरीकों का इस्तेमाल करके समाज का ड्रिलमेंट करते हैं, समाज का नैतिक पतन करते हैं, तो फिर एक एक व्यक्ति को मिलकर उसका विरोध करना चाहिए। कल तक मैं कहता हूं कई सारे लोग यहाँ राजस्थान भर के गांव-गांव के लोग हैं। इस मुल्क में आजादी के बाद प्रजातंत्र आया, लोग कहा करते थे ये गांव का देश है, हिंदुस्तान की आत्मा गांव में बसती है, और हिंदुस्तान के शासन का रास्ता किसान के खेत में से होकर गुजरता है। मित्रों, नौजवानों, अब चुनौती है ये सवाल आपके लिए। अब सत्ता का रास्ता आपके खेतों में से नहीं, अमित शाह जैसे धन्ना सेठों की जेबों में से निकलने लग गया। और ये पूरे देश के लिए चुनौती है। धन का इस्तेमाल सत्ता के बनाने में, केस फॉर वोट, वोट की लाचारी का सौदा करके प्रजातंत्र में सरकारें बनने लग जाए, भरोसे का खून हो जाए, भरोसे का सौदा हो जाए, ये भारत के दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र के माथे पर कलंक है। और जब प्रजातंत्र के माथे पर कलंक को हम बर्दाश्त करेंगे तो प्रजातंत्र को लाने के लिए न जाने कितने विजय सिंह जैसे लोगों का अद्भुत योगदान, बलिदान, न जाने कितनी लाखों शहादतें उनके गुनाहगार बन जाएंगे। जिस प्रजातंत्र को लाने के लिए हमने शहादत ली है, जिस प्रजातंत्र को लाने के लिए अंग्रेजों की सेलों की यातनाएं विजय सिंह ने झेली है, जिस प्रजातंत्र को लाने के लिए 19 साल का करतार सिंह सराबा, 23 साल का भगत सिंह हंसते हंसते फांसी के तख्ते तक गया है, उस प्रजातंत्र को लाने के लिए न जाने कितने धन सिंह कोतवाल आपकी कमेंट्री से लेकर उधम सिंह जैसे लोगों ने आजादी के बाद भी उस शहादत का, उस बलिदान का बदला लिया हो। उनकी आत्माएं कोसेगी। जिस प्रजातंत्र की मूर्ति को, तस्वीर को तुम्हारे हवाले करके गए थे, तुमने उसके चेहरे को बदनुमा कर दिया, दाग लगा दिया, उसका स्वरूप बिगाड़ दिया। वो भरोसे की आधारशिला पर टिकी हुई इमारत है, तुमने भरोसे का ही सौदा कर दिया। क्या भारत का प्रजातंत्र पैसे की बुनियाद पे खड़ा होगा? अमित शाह जैसे धन्ना सेठों की अब धन दौलत के आधार पर भारत के प्रजातंत्र की बुनियाद टिकी रहेगी? प्रजातंत्र की बुनियाद जनता के भरोसे पर है। उस भरोसा जो रेशम से भी बारीक धागा एहसास किया जाने वाला, उसका अगर सौदा होने लग गया, वो धागा बिकने लग गया, वो टूटने लगा, तो प्रजातंत्र की इमारत ढहने की स्थितियां पैदा हो जाएगी। और जब प्रजातंत्र में धन बल का इस्तेमाल अनैतिक तरीके से होता है तो रास्ता हिटलर शाही का बनता चला जाता है, लोकतंत्र की आत्मा सिकुड़ती जाती है। और जब लोकतंत्र की आत्मा सिकुड़ती है, लोकतंत्र कमजोर होता है,
तो मेरे सामने बैठे हुए एक एक व्यक्ति, हिंदुस्तान के कोने के एक एक व्यक्ति के अधिकारों का क्षरण होता है, उनका पतन होता है, उनका नाश होता है। और इसलिए देश में जो परिस्थितियां बन रही, देश में जिस प्रकार के हालात बन रहे, ये हालात देश के एक एक व्यक्ति के अधिकारों का क्षरण कर रहे हैं, एक एक व्यक्ति के अधिकारों का नाश कर रहे हैं। भारत के प्रजातांत्रिक मूल्यों का, डेमोक्रेसी का जो हनन होता जा रहा है, वो आपके अधिकारों का हनन है, आपके जीवंत अधिकारों का, आपके भविष्य की, मैं समझता हूं उसके साथ खिलवाड़ भरा काम है। इस पर सारा नौजवान उठे, संकल्प धारण करे। पथिक जयंती पर कि हम केवल पथिक जी का जन्मदिन नहीं मना रहे, इस अवसर पर अगर हमने शहीद मांगीलाल को याद किया है, 76 लोगों को याद किया है, तो तुम्हारी भविष्य की इमारत की बुनियाद में शहादत, लंबी चौड़ी इस आजाद भारत में लोगों को देनी पड़ी है, वो शहादत हमें इंस्पायर करती रहेगी, वो झकझोरती रहेगी, प्रेरणा देती रहेगी और हर अन्याय से, हर अत्याचार से, हर चुनौती से लड़ने की ताकत देती रहेगी। और उसका दायरा सीमित नहीं होना चाहिए, उसका दायरा बड़ा होना चाहिए। हमारा सोच, हमारा लक्ष्य सब बड़े होने चाहिए। इसी विश्वास और शुभकामनाएं देते हुए इस कार्यक्रम की अपनी बात को विराम देता हूं। सबका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।